Hello students. See, we are going to do today Hindi again because actually I wanted to start with you geography, but geography needed map plotting, answering the map questions, and lot of more about. So it is not possible for me to teach you in this form, in this platform. So it's better we will start geography once the class will reopen, and before that I'll try to finish your portion for Hindi, English, such languages which you can even study at home after reading and understanding the chapters all about. Okay, grammar part will be done later on. So I'm right now focusing on other theory subject, that is Hindi, English, history, because history also not required much more activity form, that is just explanation part. But geography may you have lot of activity based questions which you have to answer, and something which I have to show you and I have to teach you using your maps. So right now we are not going to touch geography. Maybe some other chapters which I feel that I have to do it, I'll do that. But geography का जो third chapter है drainage system, that I'll not touch right now. We'll see later on which chapter I can teach you. Okay. So I'm going to start with you Hindi once again, and the chapter number is 3, वहारे हमदर्द, written by घनश्याम अग्रवाल जी. ठीक है, पहले इसका परिचय हम जान लेते हैं. घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई. अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता. यानी हमें ये पता चल गया कि इस लेखक की विशेषता में क्या आता है, तो व्यंग्यात्मक होता है, मतलब सरकाज़म होता है उनकी कहानियों में. ठीक है, और वो भी बहुत ही हास्य रूप से वो प्रस्तुत करते हैं ताकि किसी को बुरा भी ना लगे. आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय भी है. तो लेखक के साथ साथ वो कवि भी है. गद्य संबंधी क्या है वो जान लेते हैं. अभी हमें ये तो पता चल गया कि हास्य व्यंग्यात्मक चैप्टर है. तो हास्य व्यंग्यात्मक निबंध यानी बहुत मज़ा आने वाला है. इस चैप्टर में बहुत हंसी के फुहारे छूटने वाले हैं आपसे. लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है. विनोद यानी कि काइंड ऑफ मज़ा, ओके, आनंद, एंटरटेनमेंट. और वो किस घटना में हुआ था? दुर्घटना में. दुर्घटना यानी कोई एक्सीडेंशियल हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, और इस चीज़ में क्या कन्फ्यूजन हुआ, कन्फ्यूजन नहीं लेकिन इस एक्सीडेंटल थिंग्स को भी कितनी हंसी से उन्होंने लिया है उसके बारे में बताया है. हमदर्दी भी कभी कभी किसी तरह पीड़ादायी बन जाते हैं. यह बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में हमें दर्शाया है. हमदर्द यानी कौन? जो हमारा दर्द को बांट ले उसे हमदर्द कहते हैं. ठीक है, हमारे दर्द को जो समझे, उसे कम करने की कोशिश करे, उसे हमदर्द कहते हैं. लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये हमदर्द ही हमारे दर्द को बढ़ा देते हैं. अभी कैसे क्या है वो चैप्टर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. चैप्टर का टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है. क्या है टाइटल का नाम? वहारे हमदर्द. ठीक है, हमदर्द यानी कि जो हमारा दर्द कम करे. ठीक है, यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अभी. उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था. सी, पूंजीवादी एंड समाजवादी. पूंजीवादी मीन्स कैपिटलिज्म एंड समाजवादी यानी सोशलिज्म. आपने लास्ट ईयर सीखा था ना इकोनॉमी का 3 प्रकार: कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. सजेस्ट पूंजीवादी एंड समाजवादी इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज लाइक फॉलोड एंड प्रैक्टिस बाय यूएसए, एंड समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट इज प्रैक्टिस बाय चाइना, रशिया. ओके, इंडिया कम्स इन मिक्स्ड. सो भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी. भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता. किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े. अब जस्ट इमेजिन करो, एक साइकिल की स्पीड क्या हो सकती है. साइकिल की स्पीड कार की स्पीड के सामने तो कुछ भी नहीं है. फिर भी सारी स्पीड, लेखक साइकिल पर सवार थे. उन्होंने जस्ट अभी भाषण में पूंजीवादी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में सुनकर आए थे. तो उनके दिमाग में यही, ये जो व्याख्यान था उसी का, ये जो भाषण था उसी के ही लाइंस चले जा रही है दिमाग में. ठीक है, सामने से एक गाड़ी, तेज़ गाड़ी जा रही है. तो दोनों ने क्या कर ली, आपस में एक मतलब रेस की शुरुआत कर दी है. और लेखक ने भी अपनी गाड़ी की साइकिल की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वो कार के सामने और सामने से कार एक दूसरे आमने सामने टकरा कर जा भिड़े. मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई. अभी यहाँ पे पूंजीवादी कौन हुआ और समाजवादी कौन होकर हम इन दोनों को एक देखते हैं. एक कार में है और एक साइकिल पर. तो साइकिल वाला क्या हुआ, समाजवादी हुआ क्योंकि वो गरीब है थोड़ा. और जो पूंजीवादी यानी कि जो इसके पास कैपिटल अच्छा है, ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो कौन हुआ, कार वाला हुआ.
ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेखक की पूंजीवादी और ये समाजवादी ये सब चीज़ें चल रही थी ना, शायद उसी की वजह से गुस्से में आकर वो क्या कर बैठे, वो कार वाले से रेस पर उतर गए। और इसी के फल से अभी कार और साइकिल अगर आमने सामने आएगा, आमने सामने टकराएंगे तो किसको नुकसान होगा, साइकिल को या कार को? ऑब्वियसली साइकिल को ही नुकसान होगा। कार में बैठा हुआ आदमी तो सेफ़ ही रहेगा। एक्सीडेंट होगा और किसको ज़ख्म होगा या किसकी दुर्घटना होगी, तो साइकिल वाले को। तो वही हुआ यहाँ पे भी। लेखक साइकिल पर सवार थे और कार के टकराने से लेखक साइकिल से गिर गए और उनका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, लेखक की टांग टूट गई थी। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े और फटाक से उनको अस्पताल पहुंचाया गया। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मीन्स आजू बाजू, और कोई परिचित थे, कोई जान पहचान वाले थे और कोई अनजान लोग भी थे, क्योंकि पूरी भीड़ जमा हो गई थी और बहुत लोग ने मिलकर, मतलब सब मानवता को पाठ पढ़ाने जैसे आए हैं, हेल्प करने आ गए थे सब। उन्होंने देखा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता किस चीज़ की? एक्साइटमेंट आ गई कि हाँ, अभी लेखक को होश आ गया है। ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे खड़े होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि लेखक को कब होश आए। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ी। मैंने घबराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। याद रखो ये चीज़ कि लेखक को कहाँ भर्ती करवाने में आए थे दुर्घटना के बाद। तो लेखक को एक सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल था, लेकिन उसके प्राइवेट वार्ड में उन्हें भर्ती करवाने में आया था। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर को फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए ही रुका रहा। यानी वो शायद डॉक्टर होगा और वहाँ पे वो इसलिए वेट कर रहा था कि कब इसको होश आए और कब ये मैसेज उसको पास कर दे। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामती और एक दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी कि फ्रैक्चर टूट गई थी, उसकी हड्डी टूट गई थी और उसको रिपेयर करने के लिए उसको फ्रैक्चर बांधा हुआ था, स्टैंड पर उसको लटकाई हुई थी एक पैर। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। क्योंकि ये लेखक थे बाय लाइक प्रोफेशन, तो मुहावरों का इस्तेमाल करना या मुहावरे की नई रचना करना ये उनका शौक़ होता है। तो उन्होंने क्या रचना की, टांग का टूटना यानी कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। भाई सार्वजनिक अस्पताल में रहना किसे पसंद होता है? बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में हमारी धारणा है कि वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं होता है, डॉक्टर समय पर आते नहीं है, इलाज ठीक से होता नहीं है, राइट। तो यानी कि टांग का टूटना ये सार्वजनिक अस्पताल में रहने के बराबर है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, या किसी को भी बोले कि अस्पताल हॉस्पिटलाइज होना है, नोबडी वुड लाइक टू स्टे इन हॉस्पिटल। भले वो कितने भी अच्छी अंबानी की यानी कि रिलायंस हॉस्पिटल हो या सैफी हॉस्पिटल, हमारे आजू बाजू जो इतनी बड़ी बड़ी 5 स्टार टाइप के हॉस्पिटल्स है, लेकिन हॉस्पिटल तो आखिर में हॉस्पिटल ही होता है। किसी को भी पसंद नहीं होता है वहाँ पर रहना, और उसके ऊपर अगर अस्पताल सार्वजनिक हो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया, यानी कि मौत ही हो गई समझो। क्योंकि वहाँ पे वक्त पे इलाज होता नहीं है, डॉक्टर सही इलाज करते हैं या नहीं भी करते, टाइम पर आते नहीं है, बहुत वहाँ पे लहरी खाता होता है। ठीक है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो यहाँ से आप सोच सकते हो लेखक ने क्या कहा कि मेरी टांग टूटी, एक बार में मैं वो अपना भी लूँ कि चलो ठीक है मेरी टांग टूट गई, लेकिन वो घटना के सामने कौन सी घटना ज़्यादा उनको भयानक लग रही है कि वो सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट है, वो उनको ज़्यादा खतरनाक लग रही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यंग्य कसा है किसके ऊपर, सार्वजनिक अस्पतालों के ऊपर व्यंग्य कसा है कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यानी वो सबसे बड़ी दुर्घटना हो गई, सबसे बड़ी दुर्घटना होने के बराबर है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे, ऑब्वियसली अभी लेखक एडमिट है, हमारे घर से भी अगर कोई एडमिट होता है तो लोग उनको मिलने आते ही हैं, या फिर कोई और हमारा रिश्तेदार अगर कोई एडमिट होता है तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनको मिलने जाए। तो यही लेखक को भी लगा कि अभी मुझे लोग मिलने आएंगे, हमदर्दी जिसे कहेंगे हम हमदर्द लोग।
ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। ओके, वैसे तो कहा जाता है ये हमदर्द है, लेकिन वो क्या करने आते हैं, सिर्फ अपनी एक फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं कि देखो भाई हम आ गए, हम आपको मिलने आ गए। बिकॉज कल उठ के तुम आप ये नहीं बोलो कि हम आपको मिलने नहीं आए थे जब आप हॉस्पिटलाइज थे। तो अभी एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए ऐसे लोग अस्पताल में आ जाते हैं और मुंह दिखा के चले जाते हैं। तो कितनी बार ऐसे लोग बहुत परेशान भी करते हैं, क्योंकि वो कोई भी वक्त आ जाते हैं, मिलने का वक्त ना हो तो उस वक्त भी आ जाते हैं। तो बेचारा अगर मरीज़ अगर आराम कर रहा हो तो उसको नींद में से उठा लेते हैं कि देखो भाई देखो मैं हम आ गए करके। ठीक है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। प्राइवेट वार्ड का खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे लिबर्टी भी ज़्यादा होती है। ठीक है। क्या क्या लिबर्टी होती है, तो आप अपने रिश्तेदार को कभी भी मिल सकते हो, वो कितने भी बजे आ सकते हैं, वो आपके साथ घंटों भर भी बातें कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो ये तो प्राइवेट वार्ड में एडमिट हुए थे, इसके लिए यहाँ पे उनको टेंशन इसी बात का आया कि अभी तो लोग कोई भी टाइम पर कभी भी मिलने आ जाएंगे और यहाँ पे घंटों तक बैठे भी रहेंगे। ठीक है। आई एम रीडिंग ऑन पेज नंबर, आई एम ऑन 11। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। आप समझ चुके होंगे, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लाइन है कि लेखक भी ऐसे लोगों को मिलने गए थे जब उनका कोई एक्सीडेंट या फ्रैक्चर हुआ था, तो और वही लोग आज लेखक को मिलने आए हैं ये बताने के, देखो भाई तुम आए थे मुझसे मिलने जब हमारा टांग फ्रैक्चर हुई थी, तो अब हम भी आ गए तुमसे मिलने जब तुम्हारी टांग फ्रैक्चर हुई है, तो हमने अपना एहसान चुका दिया, तुमसे मिलकर चुका दिया है। हम दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती है, ये बताना कि देखो हम आ गए आपसे मिलने, ताकि कल उठ के आप ये ना बोलो कि हम आपसे मिलने नहीं आए थे। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। लेखक ने क्या सोचा कि भाई मुझे बराबर से नींद तो यहाँ पे आती नींद जैसे ही आती कोई ना कोई आ जाता है, और कोई ना कोई आता है तो फिर उनसे वही राम कहानी सुनानी पड़ती है, भाई फ्रैक्चर कैसे हुआ, कितने दिन से है, वही टेप चालू करनी पड़ती है बार बार। तो इस बार लेखक ने सोचा मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ, ताकि कोई भी मुझे उठाने की कोशिश करे तो भी मैं उठूँगा नहीं और चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू यानी कि उनके बॉस आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे बड़े बाबू आए थे, वो जब उन्होंने देखा कि लेखक भर नींद में सोए हैं, आराम कर रहे हैं, उनको आराम पहुँचाने के बजाय उन्होंने उनको हिलाया और उन्होंने उनको उठाया, ये बताने के लिए कि देख भाई मैं आया हूँ, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। देखिए ये गलत, एक्चुअली ये देखा जाए तो ये गलत ही हुआ है। अगर हम किसी को, हम पेशेंट के आराम की कामना करते हैं वहाँ पे जाकर, लेकिन हम खुद ही उनको आराम नहीं पहुँचाते हैं। तो अतः उन्होंने मुझे उठाया, तो फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हुए हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। समझे, ये है तो ये हमदर्द की व्याख्या। खुद ही ने ही दर्द दिया और दर्द दे के उठाया और फिर पूछते हैं कि बताइए अब आपका दर्द कैसा है। वेरी फ़नी। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत में आते हैं, मतलब जब उनका जी चाहता अपना काम, घर का काम काज हो गया ख़त्म, तो चलो लेकर जाकर मिलकर आते। लेखक है बीमार नहीं है, मतलब उनका फ्रैक्चर हुआ है तो हम जाकर उनसे मिलकर आते। या फिर चलो कोई कुछ काम के लिए नीचे उतरा है तो ये साथ में लेखक को मिलने का भी काम कर लेते हैं। वैसा उस दिन जब सोना बाई के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। ओके, पहली घटना कौन सी है, लेखक ने क्या कहा, पहली घटना कौन सी थी कि अस्पताल में, सार्वजनिक अस्पताल में भरना, वो एक पहली दुर्घटना थी। दूसरी दुर्घटना कौन सी है कि सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर आ रही है, और वो 4 बच्चे भी छोटे छोटे, वो भी एक से बढ़कर एक, इतने मस्तीखोर थे वो।
आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता, ये देखो बंदर। आप समझ सकते होंगे ये क्या हुआ है। बच्चे खेलने लगे। भाई देखो, बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो तो हर जगह पे मतलब जैसे ही अस्पताल के बेड के आजू बाजू गए वहाँ पे वो खेलने लग गए। ओके, क्या अभी क्या क्या उन्होंने धम्मा चौकड़ी मचाई रूम के अंदर। इसका बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से, बहुत ही हास्य रूप से ये वर्णन किया गया। आप रीड करोगे तो आपको खुद को भी बहुत हंसी आएगी, और शायद ये सुनते सुनते भी आप बहुत हंस रहे होंगे। तो देखते ही ये बच्चों ने क्या क्या शैतानी की थी। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, मेज यानी टेबल। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। जैसे जो नया उसने डांस सीखा था तो वो डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, और सोनाबाई शायद उसे रोक भी नहीं रही है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। उसको लगा कि ये छोटा बच्चा है, इसको क्या मैं रोकूं। तो वो जहाँ पे दर्द था, जहाँ पे वो थैली लगाई गई थी फ्रैक्चर उसको हील करने के लिए, वहाँ पे वो बॉक्सिंग कर रहा था छोटा लड़का। मैं इसके पहले कुछ उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता। अब ये खुद का ही ये निकाला था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई दवा गिरने से शुभ होता है। लेकिन देखो सोनाबाई का एक्सक्यूज़ क्या था, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। मतलब सोचो 2 घंटे तक सोनाबाई और ये 4 बच्चे ने कितना परेशान किया होगा, लेखक को कितना तंग किया होगा, कितनी तोड़फोड़ की होगी, बाप रे। यह कहकर कि फिर आऊँगी। देखो फिर भी जाते जाते क्या कह गई, फिर आऊँगी। और शायद लेखक तो क्या कह सोच रहे होंगे भीतर से कि वो तो कहाँ फूटे यही बात सुन के कि फिर आऊँगी, और शायद यही विश कर रहे होंगे प्लीज़ आप मत आना। कुछ लोग जो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। आई एम ऑन पेज नंबर 12 नाउ। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें उसमें से निकल कर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुँह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। ओके, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में वो थे, कोई बाहर गांव से, दूसरे शहर से या दूसरे गांव से ये आदमी मिलने आया था। लेखक को बेड देखा, जैसे ही उसने देखा लेखक को, वो फटाक से अंदर गया और उसके छाती पर सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। इस हिसाब से वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और कोसने लगा वो कार वाले को जिसने इनका एक्सीडेंट किया है। तो रोते रोते जब उनकी आंखें भर आई, जो रोते रोते जब वो थक गए, तब उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने जैसे ही देखा लेखक को, वो एकदम चुप हो गए। अब ऐसा क्या हुआ, लेट्स सी। फिर धीरे से हंसते हुए बोले, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मैं गलत कमरे में आ गया था, मतलब उसे ये ड्रामा, जो रोने का ड्रामा वो अभी अभी करके गए हैं, वो ड्रामा कहीं और जाके करना था, लेकिन गलतफहमी में लेखक के सामने ये ड्रामा कर दिया। और अभी शायद वहाँ जहाँ पे भी वो सही कमरे में जाएंगे, वापस यही चीज़ वापस वो रिपीट करेंगे। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। आप समझ सकते होंगे क्या हुआ है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा तो अपनी पत्नी पर आया। अभी पत्नी का क्या कसूर था बेचारी, लेट्स सी। क्योंकि इस प्रकार रोता हुआ देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए, क्योंकि ये जो आदमी आया था वो टैक्सी से आया था ना, तो उसे बेचारी पत्नी तो भोली थी, उसे लगा कि ये कोई करीबी रिश्तेदार होंगे या कोई मित्र होंगे खास, क्योंकि जिस हिसाब से वो रो रहे थे और वो कार वाले को पीट रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, उस हिसाब से लगा कि बहुत ही करीब के मित्र होंगे। तो अभी हमारे घर पे कभी कोई मेहमान आता है तो हम उसे खर्च नहीं करने देते ना, इट इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, वी ओनली हैव टू पे फॉर देम। तो इस हिसाब से बेचारी इसने भी, पत्नी ने खुद पैसे दे दिए टैक्सी वाले को। लेकिन फिर पता चला कि ये जो मिलने आया था वो तो गलत फहमी से कमरे में घुसा था, वो तो किसी और को मिलने जाने वाला था। लेकिन अभी पैसे तो नहीं मांग सकते हैं, टैक्सी वाला तो चला गया अपना काम सो करके। ओके, रीडिंग फर्दर।
हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिसकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। ओके, सूरत भी नहीं देखना चाहते मतलब जिससे शायद अगर हम सामने देख भी लें तो मुंह फेर लेते हैं या रास्ता भटक लेते हैं। लेकिन अभी तो आप अस्पताल में हो, अभी तो आपके पास कोई चारा नहीं है मुंह फेरने का या रास्ता बदलने का, आपको अभी इसको फेस करना ही पड़ेगा। ओके, ऐसे लोग जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के नाम पर वो भी हमें मिलने आ जाते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा कि अभी लेखक को मिलने कौन आया था नेक्स्ट। एक कवि थे जिसका नाम था लपकानंद, और उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी मतलब है ना, मतलब कैसी कविता, यूजलेस या जिसका कोई मीनिंग नहीं है, या एकदम कढ़ंगी टाइप की कविताएं जो पढ़कर या सुनकर एकदम दिमाग चकराने लगे, वैसी कविताएं वो सुनाते थे। तो मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ये कवि कैसे थे कि उनको कविता लिखना पसंद था, लेकिन किस टाइप की कविता लिखते हैं कि सामने वाला बोर हो जाए। तो शायद सब लोग उनसे भागते ही थे कि भाई अगर उनसे हमने पूछ भी लिया क्या हो कैसे हो हाल पूछ लिया तो वो अपनी कविताएं सुनाना शुरू कर देंगे। और उनकी कविता सुनना मतलब कि एक जैसे कि कोई बड़ी परेशानी को झेलना। तो लेखक हमेशा उनसे एक गैप बनाए रखते थे, क्योंकि पता अगर उनके बाजू में जाएंगे तो 10-20 कविताएं सुना देंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। झोला मतलब कविता, ये कवि है, कवि का एक टिपिकल एक ड्रेस कोड रहता है, एक कुर्ता होता है, पैजामा होता है और बगल में एक झोला लटकाए होता है। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछली 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। अभी एक फेक है, अभी इनको कोई बुलाता नहीं है कवि सम्मेलनों में, क्योंकि उनकी कविता इतनी अच्छी होती ही नहीं है, लेकिन जस्ट फेकोलॉजी कर रहे हैं। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले से एक डायरी निकाली और लगे सुनाने। देखो यही मौका भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम अस्पताल में आए, लेखक का हाल पूछे, कैसे हो पूछे, ये कुछ नहीं, लेकिन अपनी ही कविता सुनाने लग गए। लेट्स सी, हम भी उनकी कविता सुनते हैं। असम ही राजधानी शिलोंग। असम इज़ आसाम की स्टेट की जो राजधानी है वो है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड ही थी रॉन्ग। ये कविता थी एकदम फनी। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी एक आँख पूछ रही थी, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही थी, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। देखो लेखक को उनको विदा करना पड़ा कि भाई अभी तुम जाओ, मुझे सोना है या मुझे आराम करना है। अगर तुम यहाँ पे बैठे रहोगे और कविताएं सुनाते रहोगे तो मेरी पैर का दर्द तो पता नहीं, लेकिन सर का दर्द ज़रूर बढ़ जाएगा। तो ये कहकर उसको यहाँ से निकाला। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। समझ चुके होंगे आप ये क्या है। जो पेन हमें, जो हमारा मतलब जो हमें सांत्वना देने आते हैं, जो हमें दुख दूर करने आते हैं, वही बहुत बार हमें दुखी करके जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे आत्मीयजन है, हमारे केयर टेकर है, लेकिन वही हमें परेशान करके जाते हैं। तो हमें इससे ये सबक ज़रूर मिला है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई भी बीमार हो, अस्पताल हो, तो हमें उन्हें बार बार वहाँ उन्हें जाकर उन्हें मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ना तो उनके फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्ब करना चाहिए। हाँ, वो घर पे एक बार आ जाए, फॉर्मेलिटी के नाम पर एक फ़ोन कर दो, दैट्स ऑल, बट उन्हें जाकर परेशान करना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही फ़नी चैप्टर था ये एंड वेरी एंटरटेनिंग। सो अगर समझ में ना आया हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी ना आया हो तो एक बार रीड ज़रूर कर लेना, ये वापस रीड कर लेना। ठीक है, तो अभी स्वाध्याय आपको प्रैक्टिस करना है, या ये पूरा स्वाध्याय पेज नंबर 13 यू हैव टू डू इट, एज वेल एज पेज नंबर 14 यू हैव टू डू इट। संज्ञा है, संज्ञा के भेद 5 प्रकार की है, आप सबने सीखी है बचपन में। ओके, संज्ञा कौन सी 5 है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, एंड समूहवाचक संज्ञा, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। तो आप बनाओ ये, चलो ठीक है। और ये भी आपको पेज नंबर 14 भी आपको करना है।
और अभी एक उपयोगित लेखन उपयोजित लेखन में एक आपको वृत्तांत लिखना है। और वृत्तांत किसके बारे में लिखना है? ओके, यहाँ पे कोई टॉपिक पर्टिकुलर दिया नहीं, किसी भी समारोह का है, लेकिन मैं आपको समारोह देती हूँ। मेरा समारोह है वार्षिक महोत्सव समारोह, एनुअल डे। ओके, एनुअल फंक्शन है। एनुअल डे के ऊपर आपको ये वृत्तांत लिखना है, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। स्थान कहाँ पे हुआ, समारोह की बिगिनिंग कैसे थी, कौन उसके तिथि और समय क्या कब था, प्रमुख अतिथि में कौन आए थे, कौन चीफ गेस्ट थे, फिर अतिथि ने क्या ये बहुत ज़रूरी है, अतिथि संदेश देना, उन्होंने 2 शब्द में क्या कहा, और लास्ट में समापन, राष्ट्रगीत गाकर समापन हुआ। तो आपको पूरी इवेंट को एक पैराग्राफ में फॉर्म करना है। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, टुडे इज़ हिंदी वर्क। बाय।